ओके, नेक्स्ट क्या है? मौन वाचन। मौन वाचन की उपयोगिता, जीवन में अधिकांश क्षेत्र में मौन वाचन का उपयोग होता है। अब बस में बैठ के तुम सस्तर वाचन करते हो तो भैड़ भैड़ भैरियात होते बाजू वाले, वह क्या करना, ट्रेन में बस में हम क्या करते हैं? मौन वाचन। तो जीवन में हमारे बहुत सी जगहों पर मौन वाचन होता है। मौन वाचन में दो प्रक्रिया होती है। शारीरिक प्रक्रिया में नेत्र काम आते हैं, मानसिक प्रक्रिया क्या है? अचेतन अवस्था। शारीरिक प्रक्रिया में क्या क्या कौन पढ़ते हैं? नेत्र पढ़ते हैं। मानसिक प्रक्रिया में क्या होते हैं? अचेतन अवस्था। मौन वाचन संबंधी प्रयोग, ब्रुकसन तथा गेट्स अपने वाचन संबंधी प्रयोग में सिद्ध किया है। मौन वाचन का द्वारा ही द्रुत वाचन होता है। వినండి, మౌన్ వాచన్ ద్వారానే తొందర చదువుతాం, స్పీడ్ రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, गिली एवं पीटर लैंड ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च स्तर पर मौन वाचन का प्रयोग किया है। कैसे? ब्रेन ने अपनी पुस्तक साइलेंट रीडिंग, इंपॉर्टेंट है, किसकी है साइलेंट रीडिंग किताब? ब्रेन। किसकी है? ब्रेन। साइलेंट रीडिंग में बताया है कि मौन वाचन में ही अल्पव्ययता, वो तो कम टाइम लगता। मौन वाचन में ही अल्पव्ययता होती है। अल्पव्ययता होती है, टाइम एंड एनर्जी सेविंग होता है। क्या होता? अब देखो मैं चिल्ला रही हूँ, मेरा एनर्जी हो रहा, टाइम में एनर्जी वेस्ट हो रही, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा। लेकिन साइलेंट रीडिंग में क्या होता है? एनर्जी भी सेव होती है और टाइम भी सेव। ओके, कौन बोले किसके अनुसार? ये ब्रेन के अनुसार। ओके, और ब्रुकसन और गेट्स क्या बोले? मौन वाचन से स्पीड वाचन होता बोले। क्या होता बोले? जल्दी जल्दी पढ़ सकते। क्या? स्पीड रीडिंग। द्रुत वाचन अंटे, द्रुत अंटे तोंदरगा। ओके, नेक्स्ट, मौन वाचन में शारीरिक क्रिया अथवा प्रक्रिया। शारीरिक प्रक्रिया कैसे? मौन वाचन करने बल्कि कैसे मालूम होता? कैसे मालूम होता बोलो? नेत्र क्या होते? समझ गए। मौन वाचन में शारीरिक प्रक्रिया 4 तरह से होती है। मालूम तुम लोग कितनी तरह से होती? 4 तरह से होती। एक है नेत्र की गति, नेक्स्ट नेत्र की प्रत्यागति, नेक्स्ट सामूहिकरण, और मौन वाचन के अंतर्गत नेत्रों की गति में शब्दों की संख्या। नेत्रों की गति, नेत्रों की प्रत्यागति, सामूहिकरण और मौन वाचन। नेत्रों की गति అంటే सूत्रों क्या क्या है? मौन वाचन में शारीरिक प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं शारीरिक प्रक्रिया। क्या क्या है बोलो जल्दी? नेत्रों की गति, नेत्रों की प्रत्यागति, सामूहिकरण और मौन वाचन के अंतर्गत नेत्रों की गति में शब्दों की संख्या। नेत्रों की गति बोलते क्या है? नेत्रों की गति सामान्य व्यक्ति की अलग अलग होती है। नेत्रों की गति रुचि पर निर्भर होती है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम क्या करते? जल्दी जल्दी पढ़ते। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते। सब नेत्रों की गति है। नेक्स्ट, नेत्रों की प्रत्यागति। प्रत्यागति का अर्थ है एक ही विषय इसको अलग अलग लोगों के द्वारा पढ़े जाने पर उसकी गति को निर्धारित। నేత్రం की गति అంటే ఏంటిదేమో నీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నువ్వు తొందరగా చదువుతావు, నీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నువ్వు చదువు. అర్థమైందా? ఇదేంటిదంటే ఒకే విషయాన్ని మీ నలుగురికి ఇచ్చి ఎవరు ముందుగా చదువుతారో తెలుసుకోవడం ఏంటి నేత్రంకి ప్రత్యేకత. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏంటి सामूहिकरण. अलग अलग अंशों को समूह में जोड़कर उसे व्यक्त करने की क्षमता सामूहिकरण कहलाता है. उदाहरण के लिए सारांश. मेरे मेरे वालों ने इंग्लिश में जोड़ के क्या करते, तुम एक वाक्य लिखो, तुम एक वाक्य लिखो, तुम अलग अलग वाक्य को क्या करते जोड़कर एक बनाया जाता है. क्या है? सारांश. सामूहिकरण में आने वाला क्या है? सारांश. नेक्स्ट मौन वाचन में शब्दों की संख्या. प्रारंभ में नई सामग्री मौन वाचन करते समय शब्दों की संख्या कम. తెలియని విషయం మనం ఫస్ట్ టైం చదువుతాం తొందరగా చదవలేవు, తక్కువ టైం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాం తక్కువ చదువుతాం. ओके, किंतु जितना ही उसका मौन वाचन करते जाते हैं उतना ही ज्ञान सामान्य
बढ़ता है। किसी व्यक्ति को अपने मौन वाचन के लिए सबका पालन करना पड़ता है, इन सबका पालन करना पड़ता है। शब्दों की संख्या प्रति मिनट गिनना पड़ता है। कैसे? शब्दों की संख्या प्रति मिनट गिनना पड़ता है। कब? शब्दों की संख्या प्रति मिनट कब बढ़ती है? अगर मौन वाचन बार बार करें तो क्या होती है? शब्दों की संख्या बढ़ती। पहली बार पढ़े तो कम। समझ रहे बात को? नेक्स्ट क्या क्या है बोलो? नेत्रों की गति, नेत्रों की प्रत्यागति, सामूहिकरण और मौन वाचन के अंतर्गत नेत्रों की गति में शब्दों की संख्या। मौन वाचन में मानसिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। चेतन अवस्था में सामग्री पठन करना और लेखक के विचारों का वाचन के नहीं మనస్థల पर ప్రభావ పడనా అంటే మౌన వాచన చదివేటప్పుడు రెండు ప్రకారంగా ఉంటుంది। అచేతన అవస్థ अचेतन अवस्था में सामग्री पठन करना, लेखक के विचारों को वाचन मनस्थल पर प्रभाव पड़ना। अब कोई चीज हम पढ़ रहे ఓన్లీ చదువుకుంటూ పోవడం కాదు, మనం సైలెంట్ రీడింగ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న అర్థాలను తెలుసుకొని ఆ ప్రభావం మన మనసు పైన పడాలి। जैसे कि हम प्रेमचंद की कोई एक रचना पढ़ते हैं तो उस रचना का कैसे सीधे हमारे मन पर प्रभाव पड़े। ओके, ये क्या है? मौन वाचन में मानसिक प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट मौन वाचन की विशेषताएं। मौन वाचन में क्या करें? मौन वाचन की 3 विशेषताएं हैं। क्या है बोलो? पहला, तेज गति से पढ़ना, पढ़ने में प्रभाव होना, अर्थ समझते हुए पढ़ना। చదువుతున్నామంటే ఏదో టైం పాస్ చదవడం కాదు, దాని ప్రభావాన్ని మనసు పైన పడాలి। తర్వాత మూడోది ఏంటిది? నువ్వు అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి। ओके, ये क्या है? मौन वाचन की विशेषताएं। क्या क्या है बोलो? मौन वाचन की विशेषताएं 3 प्रकार के। तेज गति से पढ़ना, पढ़ने में प्रभाव होना, अर्थ समझते हुए पढ़ना। नेक्स्ट, उद्देश्य। मौन वाचन के 3 उद्देश्य रहते हैं। मानसिक विश्रांति, समय का सदुपयोग, तीसरा क्या है? मनोरंजन। अब ये मानसिक विश्रांति के लिए कौन भी नहीं पढ़े, सब फोन पकड़ते हैं। मानसिक विश्रांति नहीं, मानसिक भंग हो जाता। लेकिन पहले पढ़ते थे सुकून पाने के लिए, किसी एक नावल पढ़ते थे, कोई एक लव स्टोरी पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ते थे भाई, कहानी पढ़ते थे, क्या भी पढ़ते थे। मानसिक विश्रांति। और क्या है? ट्रेन में जर्नी कर रहे, 10 घंटे की जर्नी है, कुछ जर्नी को कम करना बोले तो समय को सदुपयोग करना बोलता पढ़ते मौन वाचन। और क्या करते? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा जाता। ओके, ये क्या है? मौन वाचन के 3 उद्देश्य। क्या क्या है बोलो? बोलो मानसिक विश्रांति, समय का सदुपयोग, मनोरंजन। सस्तर वाचन अलग है। सस्तर वाचन उच्च और माध्यमिक कक्षाओं के लिए किस तरह से पढ़ाया जाता है? मल्टीमीडिया के लिए और क्या अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए, बधाई पत्र पढ़ने के लिए सस्तर वाचन। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सस्तर वाचन जरूरी है और उच्च कक्षाओं के लिए क्या है? वाद विवाद के। लेकिन मौन वाचन किसके लिए है? मानसिक विश्रांति के लिए, समय के सदुपयोग के लिए, मनोरंजन। ये सब हमारी जिंदगी के साथ होते हैं, मगर अपना नहीं पकड़ा लेते। अब पूरा जोड़ लो, लाइफ को पूरा भाषा शिक्षण पूरा हम टीचर से हम ऑलरेडी हम बच्चों को पढ़ा चुके। उन पढ़ाई को उन सबको एक बार पिछले क्या है तुम्हारे पूर्व ज्ञान में जाओ, जाके इस नवीन ज्ञान को उस पूर्व ज्ञान से अटैच करो, करके पढ़ो। आसान होता, चैलेंज कर रही। ओके, नेक्स्ट क्या? नियम। अब मौन वाचन के नियम कैसे हैं? देखो, जड़ बोले तो झाड़ का जड़ नहीं होता। जड़ एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षावादी है। जड़ के अनुसार मौन वाचन कब से आरंभ करना चाहिए? यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है।
व्यक्तिगत है या नहीं है? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत तो पर्सनल है, कभी भी पढ़ सकता है। बच्चा जब चलना सीख लेता है तो खिसकना छोड़ देता है అంటే అంబాడం వదిలేస్తారు। इस तरह जब बच्चा मौन वाचन सीख लेता है तो सस्तर वाचन को सत्तर सस्तर वाचन कम कर देता है। बच्चा जब चलना सीख लेता है तो खिसकना छोड़ देता है। उसी तरह बच्चा मौन वाचन सीख लेता है तो सस्तर वाचन छोड़ देता है। ये व्यक्तिगत है पूरी तरह से। उनके कौन बोले? जड़ बोले। भाषा भी भाषाविदों के अनुसार प्रथम भाषी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क పెట్టుకోండి। ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి मौन वाचन स्टार्ट అవుతుంది। ఇప్పుడు చాలా సార్లు एग्जाम అడిగారు। इस तरह द्वितीय भाषी छात्रों को 8वीं कक्षा से అంటే మన పిల్లలకి 8th क्लास నుంచి फर्स्ट लैंग्वेज వాళ్ళకి 3rd क्लास నుంచి मौन वाचन प्रारंभ करना चाहिए। समझ गए बात को? कौन सी क्लास से? 3rd क्लास और 8th क्लास। फर्स्ट लैंग्वेज वालों को 3rd क्लास, अपने सेकंड लैंग्वेज वालों को 8th क्लास। समझ रहे बात को? चलो नेक्स्ट, मौन वाचन की सीमा। मौन वाचन की सीमा रबड़ के समान होती है। उसमें नीरस न आने तक मौन वाचन करना चाहिए। नीरस न आने तक हम मौन वाचन कर सकते हैं। मौन वाचन को बीच बीच में रोककर अथवा उसकी थकान को दूर करने के लिए बीच बीच में सस्तर वाचन करना चाहिए। ये మొత్తం మౌन वाचन చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు। ఏమవుతుందో చెప్పండి? नीरस नहीं, सही सही बोलो। क्या आती? नींद आती। नीरस नहीं आता, नींद नहीं आती। इसलिए बीच बीच में क्या करना? सस्तर वाचन करना चाहिए और मंद संगीत सुनना चाहिए। सोच जाती है हमसे అంటే ఏంటిది? స్లో మ్యూజిక్ వినాలి, వింటూ చదవాలి। అర్థమైందా? ఆ మ్యూజిక్ ఇంటూ ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోకూడదు, నిద్రపోకూడదు। मौन वाचन की थकान दूर करने के लिए बीच बीच में सस्तर वाचन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? धीमी गति का संगीत सुनना चाहिए, नहीं तो सो जाना चाहिए। ओके, चेरी और सेब फल खाना चाहिए। हाथ से खिलाओ। क्या खाना? सेब తినాలి, యాపిల్ తినాలి। చెరీస్ తింటే ఏమవుతుంది తెలుసా? उसके बीज क्या होते रहते? बीज अपन चाटते रहते ना, वो नींद नहीं आने देते, क्योंकि हमारी प्रक्रिया पूरी चापने में रहती है, घोलने में रहती है, इसलिए हमें नींद नहीं आती। समझ रहे? ये सब शिक्षाविदों ने क्या है, अनेक शोध कर इस बात को बाहर निकाला। समझ रहे बात को? चलो, क्या खाते? कल से हमारे वास्ते भी मौन वाचन का मूल्यांकन भाषा के स्मिथ अपनी पुस्तक 1000 पेज ऑफ 1000 पेज ऑफ तो इंग्लिश में लिखेंगे। साइलेंट टीचिंग ना, टीचिंग साइलेंट, टीचिंग साइलेंट रीडिंग। ఏంటిదమ్మా? స్మిత్ ఏం రాశారు? 1000 ways of teaching silent reading में कई उपाय बताए। किसके? मौन वाचन के मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। मूल्यांकन को तो मालूम ना, बच्चा कितना पढ़ा उसको परखना, वैसे जांच करना। मौन वाचन की जांच करने के लिए फर्स्ट वन कैसे? प्रश्न पूछना। कैसे प्रश्न पूछना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ या नहीं में उत्तर देना। और क्या है? वाक्यों को क्रम में रखना। वाक्यों का क्रम मालूम ना? और रिक्त स्थानों की पूर्ति और सारांश पूछना और बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना मौन वाचन के मूल्यांकन है। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना मौन वाचन की
श्रेष्ठतम विधि है। ये हमारे लिए क्योंकि हम कौन सा प्रश्न लिखते हैं? बहुविकल्पी लिखते। बहुविकल्प అంటే తెలుసా? बहुविकल्पी मतलब चॉइस, चार में से काला करना। अब काला करना नहीं है, हरा करना। समय जैसे जैसे बदलता गया है, काले से हम हरे आ गए, नहीं तो हम रेड हो जाते हैं। समझ रहे बात को? तो स्मिथ के अनुसार कौन सी बुक है? 1000 वेज ऑफ टीचिंग साइलेंट रीडिंग में क्या बोले? मौन वाचन की जांच कैसे करना बोले? कैसे हाँ नहीं, हाँ या नहीं के उत्तर पूछना, वाक्यों का क्रम, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सारांश, बहुविकल्पी प्रश्न అంటే అన్ని వచ్చేసి దాదాపుగా ఇందులో పూరే ఓకే నెక్స్ట్ लेखन शिक्षण कला। अब तक क्या हो गया अपना? सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना भी हो गया। वाचन बोले तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने में क्या क्या अपने को? सस्वर वाचन आया, मौन वाचन। मौन वाचन हम कब पढ़ते? इसलिए पढ़ते मानसिक विश्रांति के लिए, समय के सदुपयोग के लिए और मनोरंजन। इस कक्षा से मौन वाचन का आरंभ होना चाहिए। प्रथम भाषी के लिए 3री कक्षा और द्वितीय भाषी के लिए 8वीं कक्षा। और कैसे? नेत्रों की गति, नेत्रों की प्रत्यागति और क्या है? पढ़ते समय नेत्रों की गति से शब्दों की संख्या, वो मौन वाचन। अब क्या है? लेखन शिक्षण कला। उच्चारित ध्वनियों को स्थायी रूप देने के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है वही लेखन शिक्षण कला। कला कहलाता है। जो कुछ भी हमने बोला उसे स्थायी रूप से रखने के लिए जिन प्रतीकों का, प्रतीक बोलते चिन्ह అంటే శబ్దాలు, వర్ణాలు ఇవన్నీ రాస్తాం కదా, దాని सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, उसे लेखन शिक्षण कला कहते हैं। लेखन लेखन का अर्थ केवल संकेतों को पहचानना नहीं। लेखन का अर्थ केवल संकेतों का पहचानना नहीं है। संकेतों को पहचानकर उन्हें जोड़कर शाब्दिक और वाक्य रूप बदलते हुए अर्थ को समझने तथा उसके अमलीकरण करना लेखन शिक्षण कहलाता है। మరి ఓన్లీ నీకు ఇప్పుడు ఇదేంటిది? ఆ ఆ, ఇదేంటిది కా, ఇదేంటిది మా, ఇదేంటిది లా, ఇవి తెలుసు। కానీ వీటిని संबंध जोड़ तो इनको जोड़कर उन्हें अर्थ देना। जैसे कि का, हा, क्या होता? कमल। ओके नेक्स्ट आ, आम। तो इन आम क्या है? आम क्या है समझना, अर्थ को समझना, फिर उसका क्या करना? वाक्य में बदलना। आम मीठा फल होता है, आम गर्मी के मौसम में मिलता है। अमलीकरण बोलते क्या है मालूम? प्रकटीकरण करना, इंप्लीमेंटेशन करना। कब कर सकते हैं? अमल करना। देखो शब्द वर्ड क्या है, संकेत क्या है मालूम? वर्ड ఏంటో మీకు తెలుసు। వాటిని ఏం చేయాలి? కలుపుతూ శబ్దాలు రాయాలి, శబ్దాలను కలుపుతూ వాక్యాలు రాయాలి, వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి, వాటిని మళ్ళీ మనము ఏం చేయాలి? అమలు చేయాలి। ఇవన్నీ ఏంటిది? అప్పుడే ఇవన్నీ చేస్తేనే ఇది లేఖన శిక్షణ కళ అవుతుంది। అర్థమవుతుందా? समझ गए? फोटो लियो, चलो। लेखन शिक्षण पहले क्या रहते? प्रतीक रहते, शब्द रहते, वाक्य रहते, अर्थ रहते। नेक्स्ट क्या है? अमलीकरण। ओके इम्प्लीमेंटेशन करना, अमलीकरण बोलते क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। अब ये प्रतीक मालूम तुम्हारे को? प्रतीक बोलता बोलना नहीं। आ ये सिंबल से। फिर शब्द क्या बनाए? आम। फिर वाक्य क्या बनाए? आम मीठा फल है। ये आम मीठा फल है, आम एक ही मालूम, मीठा फल है नहीं मालूम तो बेकार हो जाता, उसका अर्थ भी मालूम नहीं। इसको फिर क्या करना? इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन होता आम मीठा फल है, आम पीला होता है, आम गर्मी में मिलता है। इस तरह से आम के बारे में अलग अलग जानकारी देना क्या है? अमलीकरण। ओके समझ गए? लेखन शिक्षण के लेखन शिक्षण में क्या क्या आता बोला एक बार? प्रतीक, शब्द, वाक्य, अर्थ, अमलीकरण। मध्ययुगीन कालीन मिडिल एरा। मध्ययुगीन कालीन में कैसा रहता? मध्ययुगीन कालीन में इस काल में सुंदर हस्तलेखन को प्रस्थान
प्रोत्साहन दिया जाता था। सुंदर हस्तलेखनी को నస్తలిక కాదమ్మా, ఇది అక్కడ తీసుకోలేదు వాడు. मोटा लिए थे कैसे सारे समझ में अयो सुंदर हस्तलेखनी को नास्तलिका फारसी शब्द में इसका अर्थ है हस्तलेखनी, सुंदर हस्तलेखनी। मध्यकालीन में क्या करते थे, हस्तलेखनी को क्या दिया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता था। इस तरह के प्रोत्साहन को क्या कहते हैं, नास्तलिक। नास्तलिक क्या कहते हैं, नास्तलिक। नास्तलिक का अर्थ क्या है फारसी भाषा में, सुंदर लेखनी। लेखनी అంటే రాయడం, ఓకే। खराब अथवा खराब अथवा घसीटी हस्तलेखन। खराब हस्तलेखनी को क्या कहते हैं, शिकस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, शिकस्ता। नास्तलिक बोले तो सुंदर, शिकस्ता అంటే खराब। हस्तलेखनी को हस्तलेखन क्या अथवा लेखन शिक्षण के सामान्य हस्तलेखन में सिखाने के कुछ सामान्य नियम हैं। ये छोड़ दो, हस्तलेखनी को सिखाने के कुछ सामान्य नियम हैं। क्या नियम है देखेंगे। मनोवैज्ञानिक ढंग से हस्तलेखनी सिखाने के हस्तलेखनी का कोई बिगाड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अम्मा। हस्तलेखनी सिखाने के सामान्य नियम। हस्तलेखनी सिखाने के कुछ सामान्य नियम है। मनोवैज्ञानिक ढंग से हस्तलेखनी सिखाने के क्रम इस प्रकार से होते हैं। क्रम है ये, क्रम इस प्रकार से होते हैं। सीधी रेखा అంటే ఏంటమ్మా, ఇది ఆడి రేఖ అంటే ఇది, తిర్చి రేఖ అంటే ఇది। राइट सीधी बोला तो ये आड़ी क्या है, ये तिरछी आड़ी। वृत्त बोले तो समृत्त बोले तो गोल, कुंडलियां बोले तो ये कुंडियां। इसके अनुसार ये मनोवैज्ञानिक ढंग के अनुसार बोलो एक बार, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा, समृत्त, अर्धवृत्त। वृत्त फस्ट वृत्त अम्मा, ఇది वृत्त తర్వాత अर्धवृत्त। समृत्त ऐसा रहता बहुत दिक्कत। समृत्त ఎట్లుంటదంటే ఇట్లా మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది సమృత్త। ఓకే నెక్స్ట్ కుండలి అంటే ఇది కొండి कुंडली। मनोवैज्ञानिक ढंग से हस्तलेखनी सिखाने का क्रम क्या है बोलो, सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा,
अमृत कुंडिया। ओके समझ गए? नेक्स्ट फोटो ले लो अम्मा, ये लिखने में दिए नहीं तो दूसरा कलर कर देना, दिख रहा? नेक्स्ट लेखन शिक्षण के नियम, फिर लेखन शिक्षण किस तरह से सिखाना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है? अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्या है? मॉन्टेसरी विधि, रेस्टालजी विधि, जैक्टाट विधि। जैक्टाट बोलो एक बार। लेखन शिक्षण के नियम क्या क्या है बोलो? अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, रेस्टालजी विधि, जैक्टाट विधि। ओके अनुकरण विधि అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం। ఇది అయిపోతే ఈ రోజు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का अर्थ है देख कर लिखना, देख कर लिखना। रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा అంటే ఇట్లా అంటారు కదా అమ్మా, ఇక్కడ ఏం రాసిస్తావు? ఆమ్ ఇమ్లే తర్వాత సారీ ये ऐसा नहीं रहता ना, अनार। नेक्स्ट आम। नेक्स्ट क्या है? इमली। तो इसे क्या करता बच्चा देखकर हूबहू नीचे लिखता, ये रूपरेखा अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण बोलते हो खुद बोन से, अर्थमవుతుందా? ये नहीं तो ये टीचर तो भी लिख के देता, नहीं तो मुद्रित सामग्री रहती है, ऐसी रहती ना, ये मुद्रा की सामग्री रहती। इसे देखकर बच्चा क्या करता? इसके ऊपर लिखता है रूपरेखा अनुकरण विधि। ओके नेक्स्ट स्वतंत्र अनुकरण बोलता बच्चा नोटबुक या नहीं तो वर्कबुक में देखकर खुद लिखता। ओके अर्थమైంది కదా? रूपरेख एंड अनुकरण। తర్వాత स्वतंत्र। नेक्स्ट ఏంటి? ये वैसे बिंदुओं के सहारे लिखता। स्वतंत्र अनुकरण में नोटबुक अथवा स्लेट पर तख्ती पर या शब्द देते हैं तो बच्चा उसका स्वतंत्र अनुकरण करता है। अच्छा नहीं ये ले लो आप आ रहे रूपरेखा अनुकरण विधि यानी कि ना बिंदु उस पिछले वाले में लिया इंग्लिश तो अच्छा आता है लेकिन यार हैबिट्स। ओके इसे क्या करता बच्चा? ट्रेस आउट करता। लिख क्या है? स्वतंत्र अनुकरण में नोटबुक या स्लेट पर हम लिख के देगा, वो देख के बच्चा लिखता। चलिए नेक्स्ट क्या है? मॉन्टेसरी विधि। इस विधि के आविष्कारकर्ता कौन है? इटली के मॉन्टेसरी है। आंख, कान और हाथ जैसे इंद्रियों का उपयोग होता है। इस विधि अध्यापक अक्षरों का उच्चारण करता है, आंखों से देखता है और हाथ से लिखता है। टीचर क्या करता? अक्षरों का उच्चारण करता, बच्चा देखता है लिखता है। इन अक्षरों के उच्चारण चित्र पर निर्भर करता है। चित्र उनका दिखड़ा आम है दा क्या की एक समझो। अभी आम बोल के बच्चा क्या करता? चित्र देख के लिखता। ओके चित्र देखकर लिखना मॉन्टेसरी विधि याद रख लो, चित्र देखकर लिखना। इन अक्षरों का उच्चारण चित्रों पर निर्भर होता है। फेरी मारने वाले अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ कैसे रहता? मानुष के नीचे रहता है ऐसा फेरी मारते बच्चे, फेरी मारते हैं लिखते इट्ला प्रेस చేస్తూ చిత్రాన్ని చూస్తూ ప్రెస్ చేస్తూ నేను చూసి పిక్చర్ ని చూసి ట్రేస్ అవుట్ చేస్తా। దీని ద్వారా వాడు నేర్చుకుంటాడు। ओके नेक्स्ट रेस्टालजी विधि। इस विधि के आविष्कारकर्ता स्कॉटलैंड के रेस्टालजी थे। इस विधि को खंड विधि भी कहते हैं। इसे अक्षर को पूर्ण आकार को सिखाने से पहले खंडों में बांटा जाता है। इस विधि में अंश से पूर्ण का पालन करना कहता है। ఇప్పుడు ఆ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఇక్కడ నేర్పిస్తారు చాడి రేఖ తిరిచి రేఖ పిల్లలకి మనం ఏం చేస్తాము? స్టాండింగ్ లైన్, స్లీపింగ్ లైన్, అనేదర్ స్టాండింగ్ లైన్ చెప్తాం కదా, అట్లా खंड खंड बाग ఒక వర్ణని ఖండాలుగా విడదీస్తూ నేర్పిస్తే అదేంటిది रेस्टालजी विधि। అందుకే इस विधि को क्या कहते हैं? अंश से पूर्ण की ओर। ओके समझ रहे बात को? यहाँ पर रेस्टालजी विधि बोलता खंड विधि है। విడదీస్తూ చెప్పడం, విడదీస్తూ వర్డ్స్ ని నేర్పించడం, కలపడం।
नेक्स्ट जैकटैक विधि। इस विधि के आविष्कारकर्ता कौन है? जैकटैक है। जैकटैक है। इस विधि में छात्र जिस वाक्य का लेखन कार्य करना चाहता है उसे स्मरण करता है। स्मरण किए गए वाक्य को बिना देखकर लिखता है। बिना देखकर लिखी गई सामग्री को वाक्य में मूल वाक्य से मिलाकर लिखता है। ఇందులో జెక్టాక్ విధిలో ఏం చేస్తారంటే పిల్లగాడు యాడ్ చేసుకుంటాడు సారాంశం అనుకో ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని యాడ్ చేస్తూ చూడకుండా రాస్తారు అర్థమవుతుందా ఒక్కొక్క లైన్ నేర్చుకుంటూ చూడకుండా రాయడం ఏంటిది జెక్టాక్ విధి ప్రశ్నాలజీ విధి ఏంటిది తుకడాలు ఉండాలి దాన్ని ఆ తుకడాలని యాడ్ చేస్తూ చెప్పేది ఏంటిది ప్రశ్నాలజీ జెక్టాక్ విధిలో పిల్లగాడు యాడ్ చేసుకొని స్మరించుకొని గుర్తుపెట్టుకొని ఒక్కొక్క వాక్యం రాస్తారు చూడకుండా రాస్తే ఇదేంటిది जैकटैक विधि। यदि उसके लिखे अंश में त्रुटि होती है तो यह प्रक्रिया तब तक दोहराता है जब तक उसे ठीक ना लिख सके। वाट तप रासिनार को 10 टाइम्स लिखो 20 टाइम्स लिखो इस तरह से। ओके तो ये कब तक चलती है प्रक्रिया? जब तक वो करेक्ट नहीं लिखता तब तक ये प्रक्रिया चलती है। इसलिए इस विधि को श्रेष्ठ विधि। कौन सी विधि श्रेष्ठ है लेखन विधि में? जैकटैक विधि। जैकटैक विधि। नेक्स्ट लेखन शिक्षण के प्रकार। लेखन शिक्षण के प्रकार क्या क्या है? सुलिपि, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि। मल इनको